हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में यूपी पीसीएल टीजी 2 यानी कि टेक्नीशियल ग्रेड सेकंड का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे 24 जनवरी 2019 का, जो कि आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कंडक्ट हुआ था। इस पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब बाकी के आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले दिनों में जो आपके 2019 में टीजी 2 के जितने भी पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। और आपके जो कंप्यूटर का पेपर था इसी के साथ उन कंप्यूटर के क्वेश्चंस का भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिससे कि आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, हम क्वेश्चन नंबर 74 तक डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो उसमें जो भी आपका एसी सर्किट होता है उसमें पूर्ण प्रतिरोध होता है, उसको हम प्रतिबाधा यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि ओम का नियम वी बराबर क्या होता है, हमारा आई इंटू आर होता है। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ओम का नियम आपसे सिंपली पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सी एफ एल का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको यहाँ पे सी एफ एल की फुल फॉर्म बतानी है। तो सी एफ एल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 78। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है। जो आपका SF6 सर्किट ब्रेकर होता है उसका वर्किंग वोल्टेज क्या होता है, यानी कि हम किस वोल्टेज से लेकर के कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 36 केवी से लेकर के 760 किलो वोल्ट तक हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर 36 केवी से कम पे आते हैं तो हम यहाँ पे अलग अलग सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, इन सभी का हम यूज़ करते हैं 36 केवी से कम पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, आमतौर पर डी ऑयल स्टार्टर का उपयोग 3 फेज़ मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। तो आपका जो डी ऑयल स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो ये आपको कितने एचपी तक की मोटर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका यूज़ किया जाता है 5 एचपी तक की मोटर को चलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टार और डेल्टा की, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये आपका यूज़ किया जाता है 20 एचपी तक की मोटर को चलाने के लिए। और यहाँ पे आपका एक और आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तो ये यूज़ किया जाता है आपका 20 एचपी से अधिक के लिए। किसका यूज़ करते हैं हम, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हो 20 एचपी से अधिक, इससे हम किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मोटर की गति स्थिर है तो स्लिप कितनी होगी। जब आपकी मोटर रुकी हुई है तो आपकी उसकी स्लिप कितनी होगी। तो जब आपकी मोटर रुकी हुई अवस्था में रहती है, उस समय पे आपकी जो स्लिप होती है वो 100% होती है। यानी कि हम कह सकते हैं स्लिप का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और स्लिप का मान मैक्सिमम कितना होता है, वो आपका 1 होता है। जैसे जैसे आपकी मोटर चलने लगेगी वैसे वैसे आपकी स्लिप की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ तो सही हो जाएगा 100%। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक नहीं करना है, आपका गलत ऑप्शन है। अगर यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ था तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता, फिर आपका ऑप्शन में 100 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज में 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका गलत है। जो आपकी स्लिप होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हम एक इंडक्शन मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। सिंपली यहाँ से आपको पता है जो सिंक्रोनस स्पीड होती है एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ पे अगर आप पोल को 2 गुना कर दोगे तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना कम हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जितनी स्पीड से पहले चल रही थी अब उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर आप पोल को 2 गुना करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फुल लोड वाले ट्रांसफॉर्मर में तांबे का क्षय 1000 वोल्ट है, आधे लोड पर क्षय की गणना करो। तो यहाँ से आपको फुल लोड पे क्या दिया हुआ है, कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 1000 वोल्ट। तो यहाँ से आपसे सिंपली कितने पे पूछा गया है,
हाफ लोड पे यहाँ से आपको कॉपर लॉसेस पूछे गए हैं हाफ लोड पर। तो हम हाफ लोड की बात करेंगे तो हाफ लोड पे कितने हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर हम किसी भी लोड पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड पे कितने दिए हुए हैं हमको, 1000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 250 वोट यहाँ पे आपको जो आपके कॉपर लॉसेस है आधे लोड पे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, 250 वोट। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेट भूयोजन के लिए जीआई भूयोजन प्लेट का मानक आकार क्या है। तो यहाँ पे आपकी जो प्लेट अर्थिंग होती है उसमें आपसे जीआई प्लेट की यहाँ पे डायमेंशंस पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम डायमेंशंस की, तो अगर आपकी जीआई की प्लेट है तो उसकी डायमेंशंस होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह आपको यहाँ पे जीआई की जगह कॉपर की प्लेट होती तो यहाँ पे आपका उसकी जो डायमेंशन होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm, ये आपकी कॉपर के लिए होती है, किसके लिए, कॉपर के लिए होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अलग अलग प्लेट के लिए अलग अलग डायमेंशंस होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो आपको पता है कि आपका करंट ट्रांसफॉर्मर किस तरह का ट्रांसफॉर्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपका करंट ट्रांसफॉर्मर है। और अगर हम बात करते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की, तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर एक फेज़ वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो एक सिंगल फेज़ मोटर होती है, जो अगर बात करें हम सिंगल फेज़ मोटर, तो उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कोसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपकी दो तरह की वाइंडिंग होती है, कोसेंट्रिक होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज़ में किस तरह की वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड वाइंडिंग का। और थ्री फेज़ में अगर बात करेंगे तो थ्री फेज़ में जो हम बात लिखते हैं वो कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा मैकेनिकल बैलेंस भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसमें हार्मोनिक्स भी कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ब्रिटिश अश्व शक्ति हॉर्स पावर की किसके बराबर होती है। तो आपको पता होगा जो आपकी पावर होती है ब्रिटिश पावर वो कितनी होती है, 745.5 HP होती है, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कितनी होती है, 746 वोट के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपकी जो पावर होती है कितनी होती है, 746 वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो अगर आप जो अपन सीढ़ियों पे जो वायर तार यूज़ करते हैं ताकि जिससे कि अगर हमको रात को छत पे जाना हो तो हम पहले बटन को स्विच को ऑन करते हैं नीचे से, और छत पे पहुंचने के बाद वहाँ पे बटन को हम बंद करते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो हम कितने स्विच का यूज़ करते हैं, दो स्विच का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, पहला हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज़ तीन तीन फेज़ वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। तो आपका जो पुश बटन जुड़ा होता है कंट्रोल सर्किट के साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल में अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका जो अगर बात करते हैं हम केबल की, तो उसमें अर्थ फॉल्ट को पता लगाने के लिए हम मरे लूप टेस्ट करते हैं। आपके अंडरग्राउंड केबल होती है, इसमें दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक मरे लूप टेस्ट किया जाता है और एक वर्लेट लूप टेस्ट किया जाता है। और ये जो आपके दोनों टेस्ट किए जाते हैं, इन दोनों में हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम जो यहाँ पे अर्थ फॉल्ट का पता लगाते हैं मरे लूप टेस्ट के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो आपका अल्टरनेटर या किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये आपका वर्क करता है फेराडेज विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम सिद्धांत पे आपका वर्क करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग में किया जाता है। जो आपकी एडी करंट होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो आपकी एडी करंट होती है इसका प्रयोग मूविंग कोयल टाइप के जो आपके मीटर होते हैं उसमें एडी करंट डैम्पिंग को प्रोड्यूस करवाने के लिए, यानी कि एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न कराने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एडी करंट का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति नहीं है। तो आपकी जो लीकेज करंट है वो कितनी, 1/5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपका यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो आपको पता है टोटल 240 वोल्ट है और आपको यहाँ पे 4 वोल्ट का एक बल्ब है, तो आपको ऐसे कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, 240 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग करना है, तो टोटल कितने बल्ब आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 60 बल्ब को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइनों में दिया गया है। तो आपका कितना वोल्टेज होता है नॉर्मली, 110 वोल्ट या फिर 115 वोल्ट हम लेकर के चलते हैं नॉर्मली। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 110 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है। तो आपके डीजल पावर प्लांट होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0.5 केवीए से लेकर के 110 केवीए तक यहाँ पे उनकी नॉर्मली क्षमता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। तो आपका अल्टरनेटर होता है तो उसकी रेटिंग किस में होती है, आपकी केवीए में होती है। केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में यहाँ पे उसकी रेटिंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अभिवाह की इकाई क्या होती है। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है आपकी वेबर। वेबर यहाँ पे उसकी यूनिट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कोयल के बीच फेज अंतर कितना होता है। जो आपका 3 फेज सिस्टम होता है, जैसे कि आपका ये 3 फेज सिस्टम में तीनों फेज के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो आपको पता है यहाँ पे तीनों फेज के बीच में कितना 120 डिग्री 120 डिग्री का तीनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। जो आपका उस सेल का नाम बताना है जिसका आपका यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टाइम तक वर्क कर सकता है, तो वो है आपका लिथियम सेल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो आपको जो सबसे सस्ती वायरिंग होती है और सबसे इजीली जो हम वायरिंग करते हैं वो कौन सी वायरिंग होती है, तो वो आपकी होती है क्लेट वायरिंग। यहाँ पे हमारी सबसे सस्ती और आसान वायरिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की गति है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इसकी गति कितनी होती है। तो इसकी गति होती है आपकी 1,86,000 मीटर पर सेकंड, इसकी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की गति होती है। ये आपको नॉर्मली याद रखना है, सीधा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है। तो आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें आपका फुल लोड करंट जो कितना होता है, निर्धारित एचपी से 1.5 गुना तक यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडक्शन मोटर में जो आपको फ्लक्स को मैग्नेटाइज कराने के लिए, आपको ज़्यादा एयर को मैग्नेटाइज कराने के लिए ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से यहाँ पे आपको कितनी 1.5 गुना तक करंट का यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। जो आपका 3 फेज सिस्टम होता है उसमें न्यूट्रल किस में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको पता है जो डेल्टा सिस्टम होता है हमारा, जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता है। ये यहाँ पे आपको इस तरह से 3 फेज मिल जाएंगे, इसमें आपको कहीं न्यूट्रल की सुविधा नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो 3 फेज सर्किट होता है उसमें किस प्रकार के अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं चौरे पोल, यानी कि 4 पोल वाले अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। तो अगर बात करते हैं हम वेव वाइंडिंग की, तो इसमें कितने होते हैं, हमारे 2 समांतर पथ होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेव वाइंडिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। और हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लो करंट। तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें समांतर पथ कितने होते हैं, हमारे 2 होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लेप वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें समांतर पथ हमारा कितना हो जाता है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथ हमारे कितने हो जाते हैं, 1 हो जाता है।
या फिर आप कह सकते हो जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं उतने ही कितने होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, समांतर पथ होते हैं, यानी कि हमारे ए बराबर पी होते हैं वेव वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो जो आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को दिखाता है, यानी कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है। तो आपको पता है जो आपका पावर फैक्टर होता है इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, इससे ज़्यादा पावर फैक्टर का मान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा है तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि एक वोल्टेज की रेटिंग है 1.5 वोल्ट और आपके पास टोटल 6 वोल्ट है, 6 सेल है, तो 6 सेल में से आपके एक सेल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें हम एक सेल को निकाल दें तो यहाँ पे टोटल अगर हम 1.5 इंटू 5 सेल आपके सेम पोलैरिटी से कनेक्ट है और एक सेल यहाँ पे आपका अपोजिट में कनेक्ट है, तो उसको माइनस का 1.5 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 7.5 माइनस का 1.5 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि अलार्म प्रणाली के क्या भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे अग्नि अलार्म प्रणाली के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, धुआं, ऊष्मा डिटेक्टर, घंटी, डीकेम, पैनल, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सारी हमारे कौन से अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज जीरो होती है जब यह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ बाउंड जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो क्या होती है, जीरो होती है अगर उस पर हम किसी प्रकार बिना लोड के, नो लोड कंडीशन में अगर हम उसको चलाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या क्या है। तो आपका जो कॉपर होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 29 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है ये आपका 90 डिग्री को मेज़र करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो आपकी डीसी मोटर होती है उसमें स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्टार्टर का प्रयोग हम किसको, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में होता है। तो अभी मैंने आपको बताया वेव वाइंडिंग में जो हमारे समांतर पाथ होते हैं कितने होते हैं, ए बराबर 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 100 एम्पियर ऑब्लिक 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफॉर्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। तो यहाँ से आपको सिंपल क्या निकालना है, यहाँ पे आपको रेशियो कितना गिवन है, 100 एम्पियर ऑब्लिक 5 एम्पियर। अगर आपका यहाँ पे प्राइमरी पे 100 एम्पियर करंट है तो सेकेंडरी पे आपकी 5 एम्पियर होगी। तो यहाँ से आपको रेशो निकाल लेना है, 100 एम्पियर 100 ऑब्लिक बटा 5, यानी कि यहाँ पे आपको 1 एम्पियर की यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिल जाएगी, 1 एम्पियर, यहाँ पे आपको 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 एम्पियर। यानी कि अगर आपका एम्पियर मीटर में 1 एम्पियर शो करेगा तो इस उसका मतलब है उसका मतलब है कि आपका जो नॉर्मल आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है करंट की वो कितनी है, 20 एम्पियर है। अगर आपका एम्पियर मीटर में 1 एम्पियर अगर आपको दिखा रहा है तो इसी प्रकार आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका एम्पियर मीटर है वो 5 एम्पियर तक मेज़र कर सकता है, यानी कि अगर हम बात करें तो वो कितना मेज़र कर सकता है, 5 एम्पियर तक। और 1 एम्पियर की वैल्यू 20 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी कितनी, यहाँ पे एक्चुअल करंट कितनी है, 100 एम्पियर। अब हमको वो मेज़र कितनी कर रहा है, 3, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 20 इंटू 3 करेंगे। तो वो जब वो 3 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा होगा हमारा एम्पियर मीटर, उस टाइम हमारी एक्चुअल में करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, तो वो हमारी कर रही है 60 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा पहला यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग में किया जाता है। जो आपका फ्लैशर बल्ब होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है,
सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है तो उसमें डाइल्यूट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के लिए के तौर पे हम उसमें यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है, यानी कि आपका थर्मोकपल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये आपका वर्क करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ये आपका काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम के लिए वॉइस का चयन पर निर्भर करता है, तो आपकी जो वॉइस होती है उसका जो हम वॉइस को सेलेक्ट करते हैं तो वो हम यहाँ पे किस बेसिस पे करते हैं? तो वो हम करते हैं उसके जो के आकार पे, यानी कब्जे के आकार के बेसिस पे हम किसी भी वॉइस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? जो आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है जिसमें आपकी गैस भरी होती है तो उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका वर्किंग टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर कितना होता है? जो हम फ्लोरोसेंट लैंप में जो हम चौक का यूज़ करते हैं तो उसका पावर फैक्टर कितना होता है? उसका पावर फैक्टर लगभग हमारा 98% के आसपास हमारा उसका पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जो हम ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो हम डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, इस वजह से हम ट्रैक्शन में डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो आपकी जो जब भी हम ट्रांसफॉर्मर से टैपिंग्स लेते हैं तो हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग से लेते हैं, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी किस साइड पे होती है? वो हमारी सेकेंडरी साइड पे होती है, यानी कि हम सेकेंडरी साइड से लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? जो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वोल्टेज, यहाँ पे कहा जाता है, यानी कि वोल्टेज के कारण ही आपके करंट क्या होती है? फ्लो करती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर से बने होते हैं। जो आपका इंडक्शन मोटर होती है उसका रोटर और स्टेटर किसके बने होते हैं? तो ये आपके बने होते हैं लेमिनेटेड कोर से बनाए जाते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर। अगला क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में अंतराल फैक्टर, जो आपका अंतराल फैक्टर है हम इसको बोलते हैं क्या? पिच फैक्टर। आपको पिच फैक्टर ये किस किस का रेशियो होता है? तो अगर बात करें तो आपका पिच फैक्टर की बात करें तो ये होता है आपका कोयल पिच, और ये आपका रेशियो होता है किसका? पोल पिच का। तो आपका पिच फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर दो चीज़ों का रेशियो होता है, कोयल पिच और एक पोल पिच। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही मिल जाएगा। कोयल यानी कि इसको हम वाइंडिंग बोलते हैं, यानी कि वाइंडिंग अंतराल, और पोल पिच यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे पिच फैक्टर का रेशियो पूछा गया था, यानी कि पिच फैक्टर किसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा एमएमएफ का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप्स होते हैं? जो आपकी एक स्टेपर मोटर जो घूमती है स्टेप के अंदर, तो उसमें एक चक्कर पूरा करने में वो कितने छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करके एक पूरा चक्कर लगाती है? तो वो आपकी पूरा चक्कर लगाती है 200 छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करके एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनोमाइज़र का प्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र लगा होता है ये आपकी किसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपका ये यूज़ किया जाता है बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइज़र के लिए किया जाता है? तो जब भी हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, तो हम मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का यूज़ करते हैं? तो यूनिवर्सल मोटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर
थर्ड हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यूनिवर्सल मोटर आपकी एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां आवश्यकता होती है। तो यानी कि आपकी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको कौन से जगह पर हम प्रीफर करते हैं, तो हम उस इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वहाँ पे प्रीफर करेंगे जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी, लो स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता होगी, और जहाँ पे पावर फैक्टर हमको अच्छा चाहिए होगा। यानी कि हमको अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी क्या है? जो आपकी एक चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सलिन होता है, ये आपका क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस नहीं होते हैं? यानी कि आपका किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस नहीं होते हैं? तो आपके आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें किसी प्रकार के लॉसेस नहीं होते हैं, यानी कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीडी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप से नियंत्रित होता है। जो आपका मिड वे स्विच होता है सीडी में, सीडीओ की वायरिंग में, तो वो आपका कहाँ कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम उसको तीन या फिर उससे अधिक स्थानों से हम उस मिड वे स्विच के से जो लैंप कनेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान क्या है? तो यहाँ से आपको क्या बताना है? आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो आपको आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आपकी आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वोल्टेज में √2 का भाग देंगे तो हमको कितनी मिल जाती है? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू और 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 0.707। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर में जैसे जैसे लोड बदलता है तो वैसे वैसे किस प्रकार के लॉसेस यहाँ पे बदलते हैं? यानी कि लोड पर कौन से लॉसेस डिपेंड करते हैं? हमारे कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो हमारे लोड पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ ग्लस किस प्रकार के बने होते हैं? तो आपके केबल के जोड़ जो होते हैं उसके लिए लग्स किस सामग्री के बने होते हैं? तो ये आपके बने होते हैं एल्यूमिनियम और तांबा, यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर के यहाँ पे जो आपके लग्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टार्टर में 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें वहाँ पे हम 3 संकुचक और टाइमर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है। तो हम जो मोटर होती है हमारी उसको हम पहले स्टार में चलाते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं उसी मोटर को ऑटोमेटिक जो डेल्टा में स्विच हो जाती है वो डेल्टा में चलने लगती है। तो यहाँ पे उसको स्टार से डेल्टा में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं कि इस टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये मोटर हमारी स्टार से डेल्टा में चलने लग जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की बॉडी से बनती है। तो आपकी डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो आपकी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर बात करते हैं हम डीसी मोटर में 3 प्रकार के स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। एक तो आपका होता है पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, और चौथा आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। तो हम यहाँ पे अलग अलग कितने 3 प्रकार के यहाँ पे स्टार्टर का प्रयोग करते हैं डीसी मोटर में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग का कोडित कार्बन प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता होगा कलर कोडिंग में, आपको कलर कोडिंग में क्या क्या दिया हुआ है? लाल यानी कि आपको दिया हुआ है रेड, दूसरा दिया हुआ है भूरा यानी कि ब्राउन, और आपको तीसरा, सॉरी यहाँ पे आपको दूसरा जो दिया है वो दिया है आपको येलो, और आपको तीसरा जो दिया है वो दिया है ब्राउन। उसके बाद आपको दिया है सुनहरा यानी कि यहाँ पे आपको दिया है गोल्ड। तो यहाँ से आपको इसका कलर कोड बताना है। तो कलर कोडिंग के लिए आपको पता होगा बी रॉय, ये आपको पता होगा बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से आपने याद किया होगा। तो इसका कोड होता है 0 1 2 3 4, और यहाँ पे आपकी पावर होती है 10 की पावर 0
10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। तो सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले इनकी वैल्यू देखते हुए जाना है। इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस टॉलरेंस। तो ए की वैल्यू क्या है, रेड। रेड किस कलर पे आता है हमारा, 2। उसके बाद येलो, येलो किस नंबर पे आता है हमारा, 4। इंटू 10 की पावर सी यानी कि 10 की पावर, ब्राउन कौन से नंबर पे आता है हमारा, 10 की पावर सी यानी कि हमको क्या रखना है, 10 की पावर 1 प्लस माइनस गोल्ड की हमारी टॉलरेंस होती है वो होती है 5%। उसी प्रकार सिल्वर की 10% होती है और कलरलेस की 20% होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2410 प्लस माइनस 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 2410 प्लस माइनस 5%। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का इस विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो आपकी जो पूर्णतः आवेशित यानी कि फुल्ली चार्ज जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है आपकी 1280। यानी कि आपसे या तो आपसे क्वेश्चन में 1280 आएगा या फिर आपके क्वेश्चन में कभी कभी 1.280 भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से आपको सिंपल 1280 या फिर 1.280 याद रखना है। अगर आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है तो उस टाइम पे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1280 या फिर 1.280 होती है। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में फुल लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपका भारतीय जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो आपका मैक्सिमम लोड पे वोल्टेज में जो ड्रॉप है आपका वो 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, OCB का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। जो अगर बात करते हैं डायरेक्ट जो आपकी लाइट गिरती है वो कितनी गिरती है डायरेक्टली, तो वो गिरती है आपकी किसी वस्तु पर 90% डायरेक्टली लाइट गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच में फेज़ अंतर कितना होता है। तो आपकी जो स्टार्टिंग और सिंगल, अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज़ मोटर की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में हमारा कितना डिफरेंस होता है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे हमारे दोनों वाइंडिंग रखी होती है। इस तरह से अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ से इस तरह से ये दोनों वाइंडिंग के बीच में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, दोनों के बीच में देख सकते हो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RCC पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। तो आपका RCC जो पोल होते हैं उनका यूज़ हम 11 kV तक की लाइन के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से नहीं होना चाहिए। तो आपके अगर हम बात करते हैं लाइट सब सर्किट की, तो यहाँ पे आपका 800 वाट और मैक्सिमम 10 पॉइंट यहाँ पे आपके एक लाइट सब सर्किट में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर सब सर्किट की, तो पावर सब सर्किट में हमारा 3000 वोल्ट और मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 800 वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, SCSR का पूर्ण रूप क्या है। जो आपका SCSR कंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पे उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो SCSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल यहाँ पे हमारे टेक्निकल के 150 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको जो इसी पेपर में जो आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे उसका आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे पेपर्स का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और अभी आपको कुछ थोड़ी देर में या फिर कल तक आपको इसी चैनल पे इसी पेपर के कंप्यूटर का सॉल्यूशन, जिसमें 50 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।